किसी को पहले के क्लास से कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ? नथिंग, ऑल क्लियर? So I think we were discussing 3 phases of scientific methods. So can anyone tell me what was that? 3 phases of that method. 3 phases of scientific method, sir. Just raise your hand if you want to answer. Anyone? Yes, Sonam, tell me. Sanjana, yes, tell me. Judgment, research और action. कौन कौन सा phase है? The first is judgment, Judgment, research, research and action. and action. So can anyone tell me which is the most important one? We will discuss it later, but tell me which one is the most important? No one. Tell me, Sonam, yes. Which one is important for decision making? Sanjana, can you answer? Harsh, tell me. Yes, Roshan, tell me. Action phase, Action decision phase के is लिए. important. You have to take decision only. मैं Action is decision के something. लिए बोल रहा हूँ. डिसीजन के लिए एक्शन फेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा ठीक है, और कोई बता सकता है? हर्ष? मैम जजमेंट फेज. जजमेंट फेज में आप प्रॉब्लम को जज कर रहे हैं. देखो एग्जैक्टली 3 फेजेस जो है, जस्ट लेट मी शेयर. जो फर्स्ट फेज है वो हमारा आई थिंक जजमेंट फेज है. सो जजमेंट फेज में एग्जैक्टली हम लोग करते हैं क्या है वो देखिए पहले. यस अभिषेक? हो गया मैम. वो हर्ष भी जजमेंट से नहीं बोलने वाले थे मुझे. ओके, हर्ष बता दिए. अच्छा. देखो जजमेंट फेज में हम लोग प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं. यहाँ आपको पता चलता है प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन अगर निकालना है तो कैसे होगा, उसको सॉल्व करना है. दैट मीन्स गोल डिसाइड करना है कैसे सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन लोगे तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, लाइक वैसा कुछ. फिर आपको मेजरमेंट स्केल लेना है, एक अच्छा मॉडल बनाना है, ये करना है. एग्जैक्टली हम ये कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज, ऐसा कुछ समझिए ये कोई प्लानिंग फेज है. तो प्लानिंग फेज इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो खैर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट फेज में देख लेते हैं क्या है. जजमेंट फेज में हम लोगों ने क्या किया, जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गोल, जैसे उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ जो भी अप्रोप्रिएट गोल्स क्या हो सकते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व क्या करना है एग्जैक्टली वो सोचोगे. मेजरमेंट लोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ ना कुछ रिजल्ट्स के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा. सो उसका कुछ ना कुछ यूज करोगे. दैट इज मेजरमेंट इज जस्ट एक फॉर्मल काम कर रहे हैं आप. दैट्स इट. नेक्स्ट स्टेज पे आप मॉडलिंग प्रिपेयर कर रहे हैं. अब इन सब को जो 4 टर्म्स आपने जो जो 4 काम यहाँ पे किया है एग्जैक्टली वो है क्या, प्लानिंग पर्पस हो रहा है. दैट मीन्स आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सिर्फ थियोरेटिकली उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो.
सो एग्जैक्टली ये कितना इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज पे आते हैं। देखिए रिसर्च फेज, जब आपने मेजरमेंट कर लिया, प्रॉब्लम्स आपको पता है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, देन आपने क्या कर रहा है, जो सॉल्यूशन, सपोज ये थर्ड पॉइंट यहाँ जो था, अपने गोल जो डिसाइड किया था, सॉरी सेकंड, उस गोल को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जैक्टली जो आपको करना है वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वहां पे हम लोग डेटा कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू गोल, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन करेंगे। सपोज मार्केटिंग का सेल जानना हो, लाइक वैसा कुछ, तो वो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स डेटा इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन। अगर आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, मॉडलिंग यूज करते हैं, देन डेटा इज इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर। यस विशाल, व्हाट हैपेंड? मैम आप म्यूट करके रख रही है मैम, कुछ बोलना रहेगा बीच में, कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप बोली जा रही है बस। तो हाँ, हैंड रेज करो फिर। मैंने कहा ना ऐसे अनम्यूट करके मैम आप लोग आपस ऐसे में नहीं बहुत समझ में बात। आता है ना मैम, कुछ आपस में कहाँ, कोई और सबके क्लास में भी तो होते हैं, अनम्यूट रखते हैं सारे लोग, कहाँ ठीक है, कुछ अनम्यूट होता का है। ऑप्शन देते आपे हैं के ना, साथ आप ही लोग म्यूट क्या कर करते दे हो रही फिर हैं। आपस में बात करने लगते हो, फिर उससे डिस्टरबेंस होता है बाकी लोगों को, इसलिए मैम मैंने रखा है। थोड़ा बहुत तो डिस्कस होगा ही ना, डिस्कस ऑनलाइन क्लास है, करना थोड़ा तो अलग डिस्टर्ब चीज। होगा ही। ठीक है, अनम्यूट कर देती हूँ, बट आप लोग आपस में फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लगते हो ना, तो एग्जैक्टली मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। नो प्रॉब्लम, वो आप रेज रेज हैंड रेज करो, फिर मैं बता देती हूँ। तो हमेशा मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके मैम। सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं फॉर, जो प्रॉब्लम आपने समझा था फर्स्ट स्टेज पे प्लानिंग के फेज में, उसको बेटर समझने के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सेल्स मार्केट का क्या है, किसी भी पर्टिकुलर का सेल कैसा है। सपोज किसी ने कहा सेल डिटोरिएशन हो रहा है, तो वो डिटोरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डेटा जब आप कलेक्ट करेंगे फॉर मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कब एग्जैक्टली हो भी रहा है, या कहीं वो परसेप्शन है, या फिर जो कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। जब डेटा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट, देयर इज अ स्टेटमेंट लिखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड मॉडल। सो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो होता है, वो हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको आपको जज करना होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर हो, या फिर कोई स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना हो, उस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कहोगे। सपोज लाइक कुछ भी स्टेटमेंट, डिटोरिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लाइक ऐसा कोई स्टेटमेंट है, सो उस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कह रहे हैं। तो आपको दूसरे स्टेप पे क्या करना है, सपोज आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट डेवलप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, जो कि स्टेटमेंट बताएगा कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो भी स्टेटमेंट उसका होगा उसका दो पार्ट होगा, आइदर वो डेटोरिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक ऐसा कुछ, और दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, जिसमें से किसी एक स्टेटमेंट को आप जज करेंगे तो दूसरे का जजमेंट अपने आप हो जाएगा। सपोज डिटोरिएशन हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा। सो आप किसी, जब भी आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। तो इसमें रिसर्च फेज में हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। जो डेटा हुआ है हमारे पास कलेक्ट है, उस डेटा को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। सपोज डिटोरेशन हुआ तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, 100 यूनिट, कितना यूनिट डिटोरिएट हो रहा है। सपोज अगर सेल पहले 1000 था, अब 9900, सॉरी 900 से 99 आ गया, तो इसको क्या आप बहुत कम होना कहेंगे? तो माइन्यूटली यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो डेटा हमारे पास है, वो एक्सपेरिमेंट से आया हो या फिर ओरिजिनल मार्केट से आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी करें वो कर सकते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा, जो डेटा को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे।
फोर्थ स्टेप एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अगर वर्ड इस्तेमाल करता है, डेटा इस्तेमाल करता है, तो दोनों को एज ए सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। डेटा इज इंफॉर्मेशन हियर। सो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू हैव टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस होगा जो आप यहाँ सेकंड स्टेज पे डेवलप किए हैं, उसको वेरीफाई करना है। ये स्टेटमेंट जो है उस डेटा को कहीं ना कहीं डेटा को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है या नहीं, या फिर स्टेटमेंट कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये चीज़ आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन ऑफ वेरियस रिजल्ट्स जो कि आपने हाइपोथेसिस में सेट किया था। जो भी स्टेटमेंट या रिजल्ट आया है उसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और उस प्रिडिक्शन को हम लोग फिर से जनरलाइज कर देते हैं। सपोज किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट मार्केट बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ हम ये जनरल कर दे। सपोज इससे रिलेटेड बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाकी जो कंपनीज होगी, ऐसा होता है ना, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज में बनाती है तो उसका सेल होगा, तो हम ये जनरलाइज भी कर सकते हैं। लाइक ऐसे मान लो, सपोज अकॉर्डिंग टू वेदर किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर चीज का सेल बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है सेल अगर ज्यादा हो तो ये चीज सिर्फ आपके पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही वैलिड नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए भी वैलिड है। तो उसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये हम रिसर्च फेज में करते हैं, और ये अगर मानिए तो डिसीजन लेने के हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेज है, जिसमें जितना आप डिटेल में, जितना डिटेल्ड स्टडी करेंगे रिसर्च फेज का, आपका रिजल्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। थर्ड में हम लोग एक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स जो आपने इस पूरे रिसर्च फेज में किया है एग्जैक्टली उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो भी डिसीजन प्रोसेस आपने यहाँ रिसर्च फेज में लिया था, जो कुछ भी डिसीजन लिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है एक्शन फेज। तो ये है वो फेज जहाँ पे आप एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके बाद वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास पे ये भी डिस्कस किया था, वैलिडिटी ऑफ किसी भी मॉडल्स का तभी आप चेक कर सकते हैं जब आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये फेज थोड़ा रिस्की होता है अगर वो एक्चुअल कंडीशन में इम्प्लीमेंट करने के लायक ना हो तो, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट फेज है, बिकॉज वैलिडिटी ऑफ दैट रिजल्ट, जैसे कोविड-19 वाला केस ले लीजिए, जब तक इम्प्लीमेंट करके वैक्सीन देके कुछ लोगों को नहीं देखा गया, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वो वैलिड है या नहीं, उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है या नहीं। मतलब आपको एक्शन फेज भी इम्प्लीमेंट करना है टू द लिमिटेड एक्सटेंट। सो एक्शन फेज भी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च फेज भी इम्पॉर्टेंट है, और प्लानिंग फेज ही भी इम्पॉर्टेंट है, जजमेंट फेज जिसको आप बोल रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्टडी अगर आप कहीं करते हैं, दैट इज रिसर्च फेज। और ये जितना डिटेल्ड होगा, आपका रिजल्ट उतना ही ज्यादा इफेक्टिव, उतना ही ज्यादा डिसीजन प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा मैनेजमेंट डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं उसके बेसिस पे, ये जितना डिटेल में आप जाएंगे रिजल्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है बाकी के फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोगों ने एक्शन फेज को इम्पोर्टेंट कहा, किसी ने जजमेंट फेज को इम्पोर्टेंट कहा, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज रिसर्च फेज है, जो एक्चुअल रीज़न बताता है कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिसमें आप, होता है ना, प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, एकदम टू रूट्स तक आप जा सकते हैं विया दिस रिसर्च। जजमेंट फेज में बस आप ऊपर ऊपर से जज कर रहे हो, प्रॉब्लम ऐसा है कुछ है, और ये प्रॉब्लम जजमेंट जो है ना वो कोई भी कर सकता है, किसी और फील्ड का इंसान भी कर सकता है। जैसे किसी टेक्निकल हेड को अगर मैनेजमेंट का कुछ बता दे तो वो भी कर सकता है कि प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, सॉल्यूशन वो कोई भी सलाह दे सकता है, ये किसी का भी हो सकता है। बट रिसर्च फेज का जो फॉर्मुलेशन है वो सब लोग नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हो उस फेज में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उस पर्टिकुलर ब्रांच, या फिर जो भी एक्सपर्टीज हासिल करने वाला, जो कंडीशन मैंने कहा था। विदाउट एक्सपर्टीज आप कभी भी मॉडलिंग नहीं बना सकते, वो भी अच्छा मॉडल नहीं बना सकते। सो ये जो है वो एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे।
एक्शन फेज, ऑब्वियसली जब आपने ये दोनों फेज अच्छे से किया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन तो वही हो गया जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट। अब आप इम्प्लीमेंटेशन जितना इफेक्टिवली करेंगे रिजल्ट उतना ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है, बट फिर भी ये कंट्रोलेबल है। बट रिसर्च फेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन तीनों फेजेस में फॉर मेकिंग इट साइंटिफिक। इज इट क्लियर नाउ? सो इस तरह हम लोगों ने लिमिटेशन, एडवांटेजेस ऑफ मॉडलिंग, लिमिटेशन, उसके साइंटिफिक होने के जो फेजेस हैं, जिस फेजेस से आपका पूरा मॉडल गुजरने वाला है, जिस फेज के बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, एक्शन करने वाले हैं, दैट आर दीज फेजेस। सो इन सब में इम्पोर्टेंट, एक्चुअली तीनों इम्पोर्टेंट है। बिना तीनों स्टेप से क्रॉस किए हम लोग implementation of model कर ही नहीं सकते, but this one is the detailed study of that and this is the most important. So इसके बाद हम लोगों को एग्जैक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स जो भी हमारे पास होगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम जो है, जो वर्बल प्रेजेंटेशन में दिया रहेगा, फिजिकल प्रेजेंटेशन होगा। आइकॉनिक मॉडल्स पढ़े थे हम लोग, वर्बल मॉडल। सो वर्बल मॉडल के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा और उस इंफॉर्मेशन को आपको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल मॉडल में, और ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो इसके बाद हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। सो कैन वी स्विच ऑन दैट? वो आपके सेकेंड यूनिट को कंस्टिट्यूट करता है। दैट मीन्स ये पोर्शन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मॉडलिंग क्या था, मैनेजमेंट, ओआर, रिसर्च फेज एंड ऑल, ये आपका एडवांटेजेस उसका पढ़ लिया हम लोगों ने, लिमिटेशंस पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स थे वो पढ़ा, कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो ऑपरेशन रिसर्च वो पढ़ लिया। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो थियोरेटिकल पार्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंस और स्कोप बता रहे थे और नेचर ऑफ ओआ, वो आपका खत्म हो जाता है। देन हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। टिल नाउ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? किसी को कुछ पूछना है? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क। यस नीरज, टेल मी। मैम स्टिमुलेशन मॉडल एक बार समझा दिए तो। स्टिमुलेशन मॉडल, देखो स्टिमुलेशन में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो स्टिमुलेट होना, मतलब समझते हो, कुछ आप जनरेट कर रहे हो। जो जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे आप, इट इज लाइक किसी फील्ड में आप रहते हैं, अभी सपोज किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर किसी इन्वायरमेंट में है, तो आप जैसे जैसे वहां रहोगे उससे फेमिलियर होते जाओगे और अकॉर्डिंगली एक्ट और रिएक्ट करते चले जाते हो, वो होता है कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन। उसी को बस मॉडलिंग के टर्म में लिखा है, वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है नहीं। जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है। ठीक है, बस यही है उसमें। जो आप एक धीरे धीरे जो एक, जैसे मान लीजिए ग्रोइंग एज में जो जो कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लाइक वैसा कुछ है। या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए जैसे जैसे जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया और उसके यूज से फिर वो करते चले जा रहे हैं, लाइक वैसा कुछ है। ठीक है, देन हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है आपका लीनियर मॉडल्स। सो लीनियर, सॉरी नॉट लीनियर मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कोई बता सकता है? लीनियर वर्ड क्या मीन करता है? व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑल? अभी तक लोग आ रहे हैं, टेल मी।
Just a minute. So देखो, जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को, वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करेंगे, वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं, बिकॉज नॉन लीनियर फंक्शन जनरली होता भी है तो उसको हम लोग लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने सारे क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, सो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो ऐसा है, सपोज वो दो वर्ड से बना है, दैट इज लीनियर एंड प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन। सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा क्या होता है, उसमें सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर कंडीशन है। यस पीयूष, टेल मी व्हाट हैपेंड। मैम लीनियर प्रोग्रामिंग बताना है। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? मैम मैम लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे लीनियर का मैम मतलब ही होता है ax प्लस जो इक्वेशन ax प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो और जहाँ a b c कांस्टेंट हो। तो स्टैटिक्स के अगर मदद से बोले तो जो इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे ऐसा कि जो स्टैटिक्स में हेल्प करे, यानी कि बहुत सारे जैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करे और जो लॉस हो और उसको डिक्रीज करे, तो एक लीनियर इक्वेशन जो डिराइव करेंगे मॉडल से, तो उसको लीनियर हाँ प्रोग्रामिंग। हाँ, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हाँ ठीक है, आपका आंसर सही है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए, कभी भी किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कभी भी लीनियर वर्ड का मतलब हुआ लाइक अ स्ट्रेट लाइन। आप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट, जिसको मैथमेटिकली अगर हम कहें, जिसको आप लिखते हैं शायद ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा कुछ टर्म आएगा, और इज इक्वल टू सी भी हो, सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन हो, इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के टर्म में, और अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप सॉल्व करने वाले हो, जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या कॉमन रीजन है, लाइक ऐसा कुछ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। ऐसे होता क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सारे फंक्शंस एक्चुअली लीनियर नहीं होते, जिसमें मान लीजिए आपके क्लास का कुछ मार्क्स, लाइक ऐसा मैंने बताया था क्लास में, बहुत लोग तो आई थिंक नहीं थे, बट सपोज ऐसा कुछ क्लास का मार्क्स हो और हम इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन जो मैक्सिमम पॉइंट्स, सपोज ऐसा कुछ मार्क्स हो, ये आपका टेबल फॉर्म हुआ होगा, इमेजिन करना शायद मुश्किल हो आपके लिए। देखिए, ऐसा कुछ मार्क्स है, दिस इज 20 मार्क्स, दिस इज 30 मार्क्स फॉर दिस सब, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई ले लो, ओआर ही ले लो, चलो, इसमें आपका मार्क्स हो, और आपका जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसमें उसका मार्क्स आपका यहाँ पे लिखा हो, और ये ऐसे ही कुछ ग्राफ इधर भी हो, 20, 30, 40, और इस मार्क्स का लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ दे दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन एक्चुअली तो होगा नहीं लीनियर, लेकिन हम उसको लीनियर कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो मैक्सिमम ऑफ पॉइंट्स को टच करे। क्योंकि ऐसे देखो, अगर हर क्लास में हम हर एक का ओपिनियन की बात करें, तो किसी का ओपिनियन मैच करे इसके चांसेस बहुत कम है। मैथमेटिकली अगर आप नंबर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो मैच कर जाए, लेकिन अगर ओपिनियन बेस्ड बात करें, नॉलेज बेस्ड बात करें, तो सबका लेवल जो होगा वो डिफरेंट होगा, और उससे कुछ कंक्लूजन, किसी एक सिंगल कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर रहे हैं कि सबका ऐसा कुछ रिजल्ट तक जाए जो कि एक, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो सकता है बहुत लोग बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन होगा, लेकिन वो वेरिएशन कहीं ना कहीं मर्जअप हो जाए बाकी लोगों से। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एक सिंगल कंक्लूजन आपको निकालना है, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूरे सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए, पूरे क्लास के लिए एक पर्टिकुलर प्लान बनाना है। हो सकता है वो प्लान सबको पसंद ना आए, लेकिन आपको एक सिंगल ही प्लान बनाना है, तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं सबका, मोस्ट ऑफ द पार्ट का जो है ओपिनियन एक जगह मर्जअप कर दो, तो वो जब भी देगा वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। इसीलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करते हैं,
क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस कंडीशन में। जो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें होता क्या है, बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स है, बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन आपको कंक्लूजन जो निकालना है वो सिर्फ एक कंक्लूजन निकालना है फॉर दैट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको, और सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सपोज किसी अलग, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ब्रांचेस हो, तो अगर ऐसा है तो आपको कंक्लूजन एक ही निकालना है लेकिन कंडीशंस अलग अलग होंगे। तो इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज हो जाता है, बिकॉज कंक्लूजन तो आप एक ही निकालोगे, कंडीशंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए वो नॉन लीनियर फंक्शन होते हुए भी लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। बिकॉज एटलीस्ट चाहिए तो हम लोगों को, सपोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा काम है, प्रॉफिट जैसे भी मैक्सिमाइज हो, जो भी ऑप्शन है हमारे पास उसके उस ऑप्शन को यूज करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, और हमारा काम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। बाकी चीज पे हम थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, सपोज ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक फंक्शन मिलेगा दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी का डिसीजन चेंज कर लेंगे। सो यही चीज अगर हम करते हैं तो ऐसा कंडीशन जो है वो मैथमेटिकली, क्योंकि ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल मॉडल की बात करता है, तो उसको हम मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग से हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसीलिए इसका यूज बहुत ज्यादा हो जाता है इन मेकिंग मॉडल्स। सो देखो यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्वियस है, कुछ कंडीशंस, मैंने क्या कहा, बहुत सारे कंडीशंस होंगे, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिस पे बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, लेकिन जो डिसीजन होगा वो एक ही होगा। सो लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसमें हम करते हैं व्हेन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द वेरिएबल्स आर नोन। जो आपके पास सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो आपको पहले से नोन है, और अब आपको उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट ऑब्टेन विल बी आइदर ऑप्टिमल और नियरली ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन्स मैंने कहा ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो मैक्सिमाइजेशन टर्म जो है वो ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। अगर वो ऑप्टिमम नहीं भी है तो वो नियर टू ऑप्टिमम होगा। जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म से रिजल्ट बना रहे हैं, जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, दीज ऑल आर मैथमेटिकल मॉडल। सो आप ये कर रहे हैं उसमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए कर रहे हैं। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा जो है रिजल्ट है, ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे करो, जो प्रोडक्ट में चेंजेस करना है वो करो, जो मार्केटिंग में चेंजेस करना है वो करो, जो रॉ मटेरियल में चेंजेस करना है वो करो, आप जो करो, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, दैट्स इट। ये ऐसा कंडीशन अगर होगा तब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का हेल्प लेते हैं, जिसमें पहले ही मेंशन कर दिया यू हैव सेट ऑफ कंडीशंस, उस कंडीशन को इम्पोज करना है और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो आपका अल्टीमेट गोल है वो यूज करना है, obtain करना है, सॉरी। इट हेल्प्स इन क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स obtained थ्रू द प्रोसेस। अब अगर इसमें जो सॉल्व करोगे तो उसको क्रॉस वेरीफाई का भी ऑप्शन देता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। क्योंकि ये मैथमेटिकल टेक्निक है तो आप जो रिजल्ट ला रहे हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्चुअली दे रहा है या नहीं, वो भी आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अभी तक लोग एंटर कर रहे हैं, कितना लेट करते हैं। ओके, सो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, देखो द वर्ड लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले ही कह दिया। दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप among two or more variables which are directly or precisely proportional, हमेशा होता है। प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब होता है the decisions which are taken systematically by adopting alternative course of action। मैंने कहा प्रोग्रामिंग टर्म यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलग अलग जो कंडीशंस है, जो कंस्ट्रेंट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेना है। सपोज मैंने अभी कहा ना, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो बस आपको जो भी रॉ मटेरियल में चेंजेस करना है, मार्केटिंग पैटर्न में चेंज करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, जो कुछ भी पैकिंग में चेंज करना है, कुछ भी चेंज करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये हमारा मॉडलिंग, ये हमारा गोल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास जो भी ऑप्शन है सारा कुछ अप्लाई कर दो, और सिस्टमेटिकली उसी को हम लोग अप्लाई कर दे तो हमारा जो गोल है वो ऑब्टेन हो जाएगा। जिसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
अब ये जो टर्म हो गया मॉडलिंग हमारा, वो टोटली कन्वर्ट हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग में। अब आप मॉडल जो बना रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली मैथमेटिकल मॉडल, और वो मैथमेटिकल मॉडल जो अभी काम कर रहा है वो लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, दैट मीन्स आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ टर्म्स, कंडीशंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ टर्म्स समझने होंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंडीशन है, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या रूल है जो हम अटेम्प्ट करेंगे, अल्टीमेटली हमारा गोल ऑब्टेन होगा। सो ये हम लोगों को जानना है, जिसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर डिसीजन वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका डिसीजन वेरिएबल क्या है, और उस डिसीजन वेरिएबल का रिलेशनशिप बाकी सारे वेरिएबल से क्या है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला केस था, अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, कॉस्ट पर यूनिट पे, और उसका कॉस्ट पर यूनिट पे डिपेंड करेगा, या फिर उसका जो एक्चुअल सेटअप कॉस्ट है वो, या फिर जो भी टर्म्स मार्केटिंग कॉस्ट, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा विच आर दीज डिसीजन वेरिएबल्स। सो डिसीजन वेरिएबल्स क्या है जो आपके गोल को ऑब्टेन कर सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपका गोल है तो प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होगी, तो डिसीजन वेरिएबल मार्केटिंग भी हो सकता है। प्रोडक्ट पर यूनिट जो कॉस्ट हो वो भी हो सकता है। ऐसा मत मानना कि डिसीजन वेरिएबल हमेशा कोई एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी डिसीजन वेरिएबल्स हो सकते हैं। और जो रिसोर्सेज का जैसे भी यूटिलाइजेशन कर रहे हो सबका आपका आपस में इंटर रिलेशनशिप होगा। सो डिसीजन वेरिएबल्स को डिसाइड करना और उसका रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे से ये जज करना सबसे पहला काम होता है हमारा। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव का क्या था हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ये देखना होगा, आपके कंपनी सपोज 2-4 प्रोडक्ट बनाती है, तो किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसमें क्या मैक्सिमाइज, क्या चेंजेस करोगे और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो अल्टीमेटली। तो ओवरऑल इतना प्रॉफिट आपको गेन होने वाला है वो डिसाइड करना। सो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा वो गोल है जो हम लोगों को ऑब्टेन करना है, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स जो है वो कंडीशंस है जिसके अंदर वो सारा काम करेगा। जो भी कंडीशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो आपको करना है, बट आपके पास हमेशा ये चांसेस नहीं होता कि आप अपने प्राइस को इतना बढ़ा दें कि मार्केट में वो लेना ही बंद कर दे लोग, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो दीज आर द कंडीशन कि आप, कंस्ट्रेंट्स जो वर्ड यूज होता है वो हमेशा कंडीशन होता है कि इस कंडीशन के अंदर ये काम करेगा, आइदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर डिसीजन वेरिएबल जो भी है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करेगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कभी नेगेटिव हो सकता है? कैन यू टेल मी? प्रॉफिट आपका, सपोज मैंने कहा कंपनी का प्रॉफिट -10 रुपीज है, सो ऐसा कहना क्या वैलिड है? यस मैम प्रॉफिट निगेटिव हो सकता है, गेन में मैम आता है प्रॉफिट लॉस दोनों, तो गेन पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अगर गेन निगेटिव गेन है हो तो सकता है। तो मैंने यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल किया, वर्ड जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और किसी ने Yes, बोल दिया तो प्रॉफिट इज -10, सो क्या ये वैलिड रिजल्ट है? ये इस नहीं कंडीशन को मैम, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा जो हम लेके चल रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट अगर बात कर रहे हैं दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। सपोज 0 हो जाए, देयर इज नो प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा कभी भी, बिकॉज -10 तो एक प्रॉफिट है ही नहीं, वो लॉस है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और आप बात कर रहे हैं -10 हमारा प्रॉफिट है, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन में आ जाता है, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रॉफिट। और प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज प्रोडक्शन भी करोगे तो प्रोडक्शन नेगेटिव जाएगा क्या? सपोज हम लोगों ने 100 टन का प्रोडक्शन किया
एंड या -100 टन का प्रोडक्शन किया, तो क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्शन इज ग्रेटर, सपोज प्रोडक्शन इज इक्वल टू -100, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ पे टर्म जो कि मे बी फ्यूचर में हम लोग यूज करें, होता क्या है, आप इसमें कर क्या रहे हैं, कभी भी पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिविटी पॉजिटिव होगा हर केस में वेरिएबल, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और प्रोडक्शन में किसी भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ऐड अप कर रहे हैं, उसको इंक्लूड ही कर रहे हैं, तो हर जगह जो आएगा वो पॉजिटिव ही टर्म आएगा। तो यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करने वाले हैं इन पूरे ओआर में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो भी वेरिएबल्स आप यूज करेंगे दैट इज नॉन नेगेटिव ऑलवेज। ऐसे मैथमेटिकली नॉन नेगेटिव टर्म्स भी होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, बट आप जो पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ ओआर, उसमें कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट नेगेटिव नहीं होगा, प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होगा, तो एक ये कंडीशन आ जाता है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जीरो हो सकता है, आपने वो काम नहीं किया, प्रॉफिट जीरो हो जाए, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, तो वो जीरो हो सकता है, बट कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपके पास है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक कोर्स ऑफ एक्शन करके देखा, एक मॉडल बना के देखा, ऐसा किया तो रिजल्ट ऐसा आया, सपोज दूसरा अगर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सो इन दैट केस हम लोग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन की बात मैंने पहले ही बोल दी आपको, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा प्रॉफिट, और जो भी आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो भी टर्म इन केस ऑफ ओआर आप जो अप्लाई करने वाले हैं वो तो कभी नहीं होगा। इन केस ऑफ नेगेटिव लिखा भी है, ऑल वेरिएबल्स मस्ट एज्यूम नॉन नेगेटिव वैल्यूज इफ एनी ऑफ द वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड in sign, a tool can be employed which will enforce the negativity while changing the original information of a problem। ऑब्वियसली बात है, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ क्रिटिक वाला कंडीशन आ जाएगा। जस्ट अ मिनट।